नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को आसान बनाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हम दिन रात भागते रहते हैं, कभी करियर के पीछे, कभी पैसे के पीछे, और इस दौड़ में हम एक बहुत जरूरी चीज भूल जाते हैं, और वो है ठहरना और मुस्कुराना। सही कहा आरके, जब मुसीबतें आती हैं तो हमारा दिल घबरा जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा जादुई मंत्र हो जो हर परेशानी के सामने हमें पहाड़ जैसा मजबूत बना दे? वो मंत्र है ऑल इज वेल। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर स्नेह देसाई की लाइफ चेंजिंग किताब ऑल इज वेल। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। ये किताब हमें बताती है कि खजाना बाहर नहीं, उस भिखारी की तरह हमारे नीचे रखे बक्से में ही है, बस उसे खोलने की देर है। तो चलिए अपनी चिंताओं को डस्टबिन में डालते हैं और इस उम्मीद भरे सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे पास इस किताब के कई अहम हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि इनमें जो ज्ञान छुपा है, जो प्रेरणादायक विचार है, उन्हें सामने लाएं। शायद ये बातें जीवन में असली खुशी और सफलता पाने की चाबी बन सकें, कौन जाने। किताब का एक बुनियादी विचार तो बड़ा ही आकर्षक है कि हमारा अपना मस्तिष्क ही एक अनदेखा खजाना है और हमारी सोच, हमारी भावनाएं वही हमारी बाहरी दुनिया को आकार देती हैं। एक अमीर आदमी एक भिखारी को एक बक्सा देता है। भिखारी बिना सोचे समझे उसे अपनी बैठने की जगह के नीचे रख देता है। सालों तक उसी पर बैठता है। उसे कभी ख्याल ही नहीं आता कि इसे खोलकर देखे भी। सालों बाद वो अमीर आदमी वापस आता है, बक्सा खोला जाता है और पता चलता है कि वो तो खजाने से लबालब भरा था। ऐसा ही है एक जबरदस्त खजाना जिसकी ताकत का हमें अक्सर अंदाजा ही नहीं होता। बिल्कुल, ये कहानी सीधे तौर पर उस शक्तिशाली सिद्धांत से जुड़ती है जिसे किताब आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, जैसा अध्याय 2 में समझाया गया है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक तरह का ऊर्जा का खेल है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो हम अनजाने में ही वैसी ही ऊर्जा वाली चीजों, लोगों और मौकों को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर गाना पकड़ता है ना, वैसी ही हमारी भावनाएं एक फ्रीक्वेंसी भेजती हैं और ब्रह्मांड उसी पर प्रतिक्रिया देता है। और इसके उलट जब हम दुख, गुस्सा, जलन या डर ऐसी भावनाएं महसूस करते हैं तो अनचाहे ही वैसी ही नकारात्मक परिस्थितियों को न्योता दे बैठते हैं। हमारे विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो हमारी हकीकत बुनते हैं, सच में। हाँ, और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर लागू नहीं होता है ना। किताब में वो नई कार का उदाहरण दिया है। कोई नई कार खरीदे और लगातार डरता रहे, अरे कहीं खरोच ना लग जाए, कोई ठोक ना दे। वो हर छोटी आवाज पर चौंकता है, पार्किंग में 10 बार चेक करता है, और फिर एक दिन सच में उसकी कार पर कोई निशान लगा देता है या छोटी सी टक्कर हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद उसके लगातार डर और चिंता की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसने वैसी ही घटना को आकर्षित कर लिया। ये दिखाता है कि भावनाएं कितनी प्रबल हैं। नावल गोडार्ड का वो उदाहरण याद आता है जो किताब में भी है। हाँ बिल्कुल, भावनाओं में परिवर्तन नियति में परिवर्तन होता है। सही, मतलब अपनी भावनाएं बदलकर क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और ये भावनाएं देखिए सीधे तौर पर सफलता और खुशी के समीकरण से जुड़ी हैं। आम सोच क्या है, पहले सफलता मिलेगी फिर खुशी आएगी, पैसा होगा, बड़ा घर होगा, तब खुश होंगे। लेकिन किताब इस सोच को एकदम पलट देती है। अध्याय 2 कहता है प्रसन्नता एक चिपकू व्यापार है। चिपकू व्यापार मतलब खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। जब आप खुश रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आप एक चुंबक बन जाते हैं अच्छी चीजों के लिए। अवसर, सही लोग, समाधान सब आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। दुख, क्रोध, ईर्ष्या, डर, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं असल में। रुकावटें हैं, स्पीड ब्रेकर्स की तरह, जो अच्छी चीजों को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। खुश रहकर हम उन रुकावटों को हटाते हैं, रास्ता साफ करते हैं। इसी से जुड़ा है वो कृतज्ञता का विचार, है ना। अध्याय 15 में कृतज्ञता की महानता। ये सुनने में कितना सरल लगता है, धन्यवाद कहना, शुक्रगुजार होना, पर शायद ये हमारी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस 5 ऐसी चीजों को याद करना जिनके लिए हम आभारी हैं। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, आज का खाना, ये छत। ये छोटा सा अभ्यास कहते हैं पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकता है। मिस्टर एकार्ट ने कहा भी है, यदि आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक प्रार्थना धन्यवाद कहते हैं तो वह पर्याप्त है।
और कृतज्ञता सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसके ठोस फायदे हैं। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कृतज्ञता आशावाद बढ़ाती है, तनाव कम करती है, नींद बेहतर करती है, यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत करती है। ये हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। इससे एक संतोष की भावना आती है, और जैसा पैगंबर मोहम्मद का कथन है, जो प्रचुरता आप प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए कृतज्ञता इस बात का सर्वश्रेष्ठ बीमा है कि प्रचुरता जारी रहेगी। वाह, मतलब कृतज्ञता एक तरह का सकारात्मक चक्र शुरू करती है। बिल्कुल। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता, मुश्किलें आती हैं, दर्द होता है। यहाँ किताब एक और चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। अध्याय 3 का शीर्षक है, आपको सिर्फ दर्द की आवश्यकता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, दर्द भला क्यों चाहिए? हाँ, अजीब लगता है, पर किताब इसे एक सिग्नल, एक चेतावनी की तरह देखती है। जैसे गर्म तवे पर हाथ लगने का दर्द हमें फौरन हाथ हटाने पर मजबूर करता है ताकि और नुकसान ना हो, है ना? वैसे ही भावनात्मक या मानसिक दर्द हमें बताता है कि हमारे सोचने के तरीके में, हमारे नजरिए में या शायद हमारे हालातों में कुछ बदलने की जरूरत है। यह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है। ओपरा विन्फ्रे का जीवन देखें। उन्होंने बचपन की भयानक कठिनाइयों और दर्द को उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। दर्द हमें तोड़ सकता है या फिर हमें तराश कर पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। ये चुनाव हमारा है कि हम उस दर्द से क्या सीखते हैं, उससे कैसे ऊपर उठते हैं। और मुश्किलें, संकट। अध्याय 4 कहता है, सब खेल संकट का है, क्राइसिस। अक्सर हम संकट से घबराते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन किताब कहती है कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, छुपा हुआ। वॉल्ट डिज्नी को याद करें, उन्हें अखबार से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें कल्पना की कमी है। सोचिए जरा, उनकी शुरुआती एनिमेशन स्टूडियोज फेल हो गए, दिवालिया हो गए, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच उन्होंने मिकी माउस को जन्म दिया। सही बात है। संकट हमें लीक से हटके सोचने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को खोजने का मौका देते हैं। यहीं पर मानसिक लचीलापन यानी रेजिलियंस की बात आती है, जिसका जिक्र अध्याय 5 में है। रेजिलियंस वो अंदरूनी ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने में मदद करती है। हार न मानने का जज्बा। जेके राउलिंग की कहानी सोचें। हैरी पॉटर लिखने से पहले वो एक सिंगल मदर थी, सरकारी सहायता पर जी रही थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी, और उनकी किताब को कितने ही पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो टिकी रहीं, वो रेजिलिएंट थीं। किताब लचीलापन बढ़ाने के कुछ तरीके भी बताती है, जैसे अपनी गलतियों का विश्लेषण करना, उनसे सीखना, हमेशा नए रास्ते खोजना, समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देना और दूसरों के नजरिए को समझना। ये बहुत जरूरी है, रेजिलियंस। सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी वाली कहानी भी तो यही सिखाती है। अध्याय 11 की तरह स्पीड ब्रेकर्स, लेकिन शो स्टॉपर नहीं। स्टैलोन इतने टूट चुके थे कि उन्हें अपना प्यारा कुत्ता तक बेचना पड़ा था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी स्क्रिप्ट को सैकड़ों बार रिजेक्ट किया गया। लोग कहते थे कि उनकी आवाज अजीब है, चेहरा हीरो जैसा नहीं है, लेकिन वो डटे रहे। बिल्कुल, वो स्पीड ब्रेकर थे, शो स्टॉपर नहीं बने। हाँ, और आखिरकार न सिर्फ उनकी स्क्रिप्ट बिकी, बल्कि उन्होंने खुद हीरो बनकर इतिहास रच दिया। ये दिखाता है कि असफलताएं सड़क के गड्ढे हो सकते हैं, पर मंजिल का अंत नहीं। और निराशा को भी किताब एक अलग नजरिए से देखती है। अध्याय 14, निराशा सफलता के खिलाफ आपका बीमा। निराशा हमें तब होती है जब हम किसी चीज की बहुत परवाह करते हैं। अगर परवाह ही ना हो तो निराशा भी नहीं होगी, है ना? तो ये एक संकेत है कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। रिचर्ड बैंडलर का कहना है, जब आप उस थोड़े बहुत से खुश नहीं होते जो आपके पास है, तो आप उससे अधिक से भी कभी खुश नहीं हो सकते। मतलब वर्तमान में जो है उसके लिए खुश रहना, वही आगे और पाने की कुंजी है। हाँ, कुछ वैसा ही। और कोशिश करते रहना महत्वपूर्ण है। माइकल जॉर्डन ने कहा था कि वो हजारों शॉट चूके, सैकड़ों गेम हारे, 26 बार उन पर मैच जिताने वाले शॉट का भरोसा किया गया और वो चूक गए। लेकिन वो कहते हैं, मैं बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल होता हूँ। कोशिश न छोड़ना। एक और बोझ जो हम अक्सर ढोते हैं वो है अपराध बोध का, गिल्ट। अध्याय 9 इसे सार्वभौमिक वायरस कहता है। गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना? लेकिन खुद को कोसते रहना, अतीत में अटके रहना, ये हमारी सारी ऊर्जा चूस लेता है। बिल्कुल। विलियम ई चेनिंग का कथन है, एक समृद्ध अपराध बोध से बड़ी कोई सजा नहीं है।
ये खुद को दी गई सजा है और बहुत भारी सजा है। किताब का संदेश साफ है, गलती स्वीकार करें, उससे सीखें, जरूरत हो तो माफी मांगें, खुद से भी और दूसरों से भी, और फिर आगे बढ़ें। इस बोझ को उतार फेंकना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिश्तों की। ये हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अध्याय 6 कहता है, अपने मित्रों का चयन बुद्धिमत्ता के साथ करें। हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, इसका हम पर गहरा असर पड़ता है। उनकी सोच, उनकी ऊर्जा, उनकी आदतें सब हमें प्रभावित करती हैं। हाँ, ये बहुत सच है। नकारात्मक, हमेशा शिकायत करने वाले या हमें नीचे खींचने वाले लोगों की संगत, वो हमारी अपनी प्रगति रोक सकती है। हम भी वैसे ही सोचने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन अक्सर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। दोस्ती तो बस हो जाती है। हाँ, पर किताब कहती है कि इस बारे में सचेत होना जरूरी है। कुछ व्यवहारिक कदम सुझाती है, जैसे सोचें कि आपके करीबी दोस्त कौन है। क्या वो आपको प्रेरित करते हैं या निराश करते हैं? क्या वो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं? दोस्ती के लिए अपने मापदंड तय करें। ऐसे लोगों की सूची बनाएं जो आपके सपनों को समझते हों और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। शायद एक सलाहकार बोर्ड बनाएं, ऐसे अनुभवी और सकारात्मक लोग जिनसे आप सलाह ले सकें। और एक गुरु या मेंटोर की तलाश करें। मतलब सचेत होकर अपने सामाजिक दायरे को बेहतर बनाना संभव है। ये तो हुई दोस्ती की बात। और रोमांटिक रिश्तों के बारे में अध्याय 17 एक दिलचस्प सवाल पूछता है, क्या सोलमेट्स यानी जीवन साथी वास्तव में स्वर्ग में बनते हैं? फिल्मों में तो हमें यही सिखाया है कि कहीं कोई एक परफेक्ट इंसान हमारे लिए बना है और बस उसे ढूंढना है। हाँ, वो एक रोमांटिक ख्याल है, पर किताब इसे थोड़ा यथार्थवादी धरातल पर लाती है। यहाँ भी आकर्षण का नियम काम करता है। अक्सर हम उसी तरह के इंसान को आकर्षित करते हैं जैसी हमारी खुद की भावनात्मक स्थिति होती है। एक खुश, आत्मविश्वासी और खुद से प्यार करने वाला इंसान वैसे ही साथी को आकर्षित करने की ज्यादा संभावना रखता है, जबकि एक दुखी, असुरक्षित या जरूरतमंद इंसान शायद वैसे ही साथी को अपनी ओर खींचे। तो किताब कहती है कि एक आदर्श साथी पाने की चाहत रखने से पहले खुद को एक आदर्श साथी बनाना जरूरी है। खुद को आदर्श साथी बनाना मतलब खुद से प्यार करना, खुद को पूरा महसूस करना, अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना। जब आप खुद में पूर्ण होते हैं, तब आप एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। तो रिश्ते बनाने और निभाने के लिए क्या सुझाव हैं किताब में? कुछ बहुत ही बुनियादी पर अहम बातें हैं, जैसे एक दूसरे के शौक और रुचियों में सच्ची दिलचस्पी लेना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सच में। आई लव यू या तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जैसे प्यार भरे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल करना। माफ करना सीखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और रिश्तों में गलतफहमियां या गलतियां हो सकती हैं। उन्हें पकड़कर बैठना रिश्ते को जहर बना देता है। और सबसे जरूरी, एक दूसरे का समर्थन करना, सराहना करना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहना। जैसा एन लैंडर्स ने कहा था, प्यार एक दोस्ती है जिसने आग पकड़ ली है। ये दोस्ती समझ, विश्वास और माफी पर टिकती है। एक खुद से प्यार वाली बात मुझे बहुत अहम लग रही है। अध्याय 7 कहता है, आपका दिल भी प्यार चाहता है। हम दुनिया भर से प्यार और स्वीकृति ढूंढते फिरते हैं, पर अक्सर खुद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। आत्म प्रेम का मतलब सिर्फ अपनी तारीफ करना नहीं है। इसका मतलब है खुद की देखभाल करना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। अपनी जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो कथन याद है? हाँ, मछली और पेड़ वाला। वही। लेकिन यदि आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से आंकेंगे, तो वो अपना पूरा जीवन ये मानते हुए बिता देगी कि वो मूर्ख है। हमें अपनी अनोखी प्रतिभाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना सीखना होगा। हम सब में कुछ ना कुछ खास है। और माफ करना, अध्याय 8, खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करना। ये भी आत्म प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमें बोझ से मुक्त करता है। और जीवन सिर्फ पर एक पड़ाव नहीं, ये सीखने की एक निरंतर यात्रा है। अध्याय 19 कहता है, जीवन पालने से शमशान तक की यात्रा। हमेशा कुछ नया सीखते रहना, कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। ये न सिर्फ हमारे दिमाग को तेज रखता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। हाँ, और सीखने से खुशी भी मिलती है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, अच्छा महसूस होता है। तो ये एक अच्छी आदत है जिसे अपनाना चाहिए।
और सीखते रहने के साथ साथ हमें कुछ आदतें छोड़नी भी होती हैं, जैसे चिंता करने की आदत। अध्याय 20 इसी पर है। चिंता करना भविष्य की उन समस्याओं के बारे में सोचने जैसा है जो शायद कभी हो ही नहीं, लेकिन वो हमारे आज की शांति चुरा लेती हैं। हाँ, ये तो बहुत आम समस्या है आजकल। है। किताब चिंता कम करने के कुछ तरीके बताती है। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों या संदेशों से करें, नकारात्मक खबरों से थोड़ी दूरी बनाएं, खासकर सुबह के समय। गॉसिप से बचें। दिन भर की अच्छी घटनाओं की एक छोटी सी डायरी लिखें, रात को सोने से पहले उन पर नजर डालें और सकारात्मक अच्छे लोगों से मिलें। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे चिंता की जगह उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इसी तरह अध्याय 21 अपना बोझ कुछ कम करें की बात करता है। जीवन में तनाव और जिम्मेदारियों का बोझ, उसे कैसे कम करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे शांत रहना, धीमी और गहरी सांसें लेना, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, विनम्र बनना, दूसरों की बातों में ध्यान देना। ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। और अंत में अध्याय 22 कहता है, अपने दिल का अनुसरण करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। दुनिया का शोर इतना ज्यादा होता है कि अक्सर हम अपने अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हम क्या करना चाहते हैं। किताब कहती है, प्यार बांटें, सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराएं। मूडी ड्वाइट का एक कथन है, विश्वास हर चीज को संभव बनाता है, प्यार हर चीज को आसान बनाता है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखें। बिल्कुल। इन सब मानसिक और भावनात्मक बातों के साथ किताब शारीरिक स्वास्थ्य को भी नहीं भूलती। ये बहुत जरूरी है। अध्याय 18 साफ कहता है, स्वास्थ्य अनमोल खजाना है। अगर शरीर ही साथ न दे तो दुनिया की कोई दौलत या सफलता किस काम की। सही बात है। नियमित व्यायाम, सही खान पान, ये बुनियादी जरूरतें हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब अपनी नींव को कमजोर करना है। और स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन में दिशा के लिए जरूरी है लक्ष्य। अध्याय 13, लक्ष्य एक दिलचस्प जीवन का उद्देश्य रखें। बिना लक्ष्य के जीवन एक दिशाहीन नाव जैसा है, कहीं भी जा सकती है या कहीं भी नहीं। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। वो स्पष्ट मापने योग्य योजनाएं होनी चाहिए। मैं अगले साल अपनी आय X% बढ़ाऊंगा, या मैं अगले 6 महीनों में Y स्किल सीखूंगी। उन्हें लिखना बहुत जरूरी है। कहते हैं लिखने से वो दिमाग में पक्के होते हैं। फिर उनकी कल्पना करना, शायद एक विजन बोर्ड बनाना, ये सब उन्हें हकीकत बनाने में मदद करता है। एंटनी रॉबिन्स कहते हैं, लक्ष्य पाने की प्रक्रिया में हम जो बनते हैं, वो जो विकास हमारा होता है, वो उपलब्धि से भी ज्यादा संतोष देता है। तो इन सारे अंशों को अगर हम एक साथ देखें तो ऑल इज वेल का सार यही निकलता है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी खुशी, ये सब हमारे अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। खुशी, सफलता, शांति, इन सब की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों, भावनाओं, नजरिए और चुनावों में ही है। सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक कहने की बात नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है, एक नजरिया है जिसे हम चुन सकते हैं, मुश्किल हालातों में भी। ये सब समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद श्रोता विचार करना चाहें। अगर कोई व्यक्ति सचमुच इस बात को गहराई से मान ले कि खुशी और सफलता का असली स्रोत उसके अंदर ही है, बाहरी चीजों या लोगों की मोहताजी नहीं है, तो वो कौन सी पहली बाहरी चीज या परिस्थिति होगी जिसका पीछा करना वो छोड़ देगा? ये दिलचस्प सवाल है। क्या वो कोई पद होगा, कोई महंगी वस्तु, या शायद किसी खास व्यक्ति की तारीफ या स्वीकृति पाने की लगातार कोशिश? ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि हमारी ऊर्जा असल में कहाँ खर्च हो रही है और क्या हम उसे सही जगह लगा रहे हैं। वाकई सोचने लायक बात है। तो दोस्तों, चाहे हालात कैसे भी हों, याद रखिएगा, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर ठीक नहीं हुआ है तो अभी अंत नहीं हुआ है। ऑल इज वेल हमें यही सिखाती है। उम्मीद है कि द बुक पॉड के इस एपिसोड ने आपके दिल का बोझ हल्का कर दिया होगा। अगर आपको आज थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी मिली है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी तनाव से गुजर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और हाँ, अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब आज का वो सवाल जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इसका जवाब आपको सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने दिल की बात कहनी है।
अपनी जिंदगी की उस एक मुश्किल घटना के बारे में बताएं जिसे आज जब आप मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है। हमें आपके उस ऑल इज वेल मोमेंट को पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं काजल और मैं यार के आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई उमंग के साथ, सिर्फ द बुक पॉड पर। तब तक के लिए अपना हाथ दिल पर रखिए और कहिए ऑल इज वेल।